Hello students, welcome again to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your chemistry subject and this is your third video of second unit, that is structure of atom. And in your last videos, that means in part 1 and part 2, we discussed about properties of cathode rays and anode rays, that means production of electron and proton. मतलब हमने आपकी लास्ट वीडियोस में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उनकी पोजीशन के बारे में। ओके, तो उनकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यू दिए थे, मतलब अलग अलग मॉडल दिए थे, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम। बिकॉज बच्चे जो लास्ट बिकॉज जो लास्ट मॉडल्स डिस्कस किए गए हैं उनमें कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, जिसके कारण जो साइंटिस्ट होते हैं अपने अलग अलग व्यू देते हैं, नए नए मॉडल देते थे। ओके, तो एक नए मॉडल की इन्वेंशन का मेन रीजन क्या है बच्चे? सो फर्स्ट क्या है आपके पास टॉपिक है, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। मतलब जो बोहर मॉडल ऑफ एटम को लीड करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट थी, मतलब क्या क्या रीजन थे जिसके कारण बोहर मॉडल की इन्वेंशन हुई है। ओके, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट गिव करेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा। आपको पता है जैसे जो हर एक एलिमेंट है वो बच्चे अपना लाइन स्पेक्ट्रा देता है, दैट मीन्स अमिशन स्पेक्ट्रा, बिकॉज उसमें से कोई ना कोई चीज़ अमिट होती रहती है, दैट मीन्स वो अमिशन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, विच कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बट उस लाइन स्पेक्ट्रा को हम रदरफोर्ड के मॉडल से डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट। एंड किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स जो हमने रेडिएशंस की बात की थी, उन रेडिएशंस के नेचर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जिसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की हेल्प से ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, मतलब नेचर ऑफ लाइट, एंड देन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, now further with the advent of electromagnetic wave theory it is found that Rutherford's model of atom suffered from a serious drawback। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की हेल्प से जो रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सारी क्या आ गई थी, ड्रॉबैक्स आ गई थी, जिसके कारण एक नया उन ड्रॉबैक्स के कारण एक नया मॉडल, मतलब बोहर मॉडल ऑफ एटम की थ्योरी इन्वेंट की गई थी। एंड जो रदरफोर्ड मॉडल की जो मेनली ड्रॉबैक्स थी क्या थी बच्चे, कि वो रदरफोर्ड का मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। उसकी मतलब एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करा था। इसके लिए एक नए मॉडल की इन्वेंशन हुई थी, दैट मीन्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। and this model of atom was able to explain the drawback of Rutherford model of atom and main lines of hydrogen spectrum। मतलब जो बोहर मॉडल ऑफ एटम में मेनली रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आई हैं एंड जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस वगैरह उन सभी को एक्सप्लेन किया गया था। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले हम जो मेनली डेवलपमेंट हुई थी बोहर मॉडल के लिए, उनमें से सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। ओके, एंड दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इस साइंटिस्ट का नेम मैक्सवेल था, जिसके कारण इस थ्योरी को मैक्सवेल थ्योरी का नेम भी साइंटिस्ट के नेम के कारण इस थ्योरी को मैक्सवेल थ्योरी का नेम भी दिया जाता है। एंड इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं बच्चे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द एनर्जीज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। हमने जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में किया था ना, जो लेड ब्लॉक लिया गया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स डिके हो रहे थे। ओके, तो उनमें से जो एनर्जी अमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस की फॉर्म में ही अमिट होती है। कोई भी सोर्स है एनर्जी का, उनमें से एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में अमिट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो रेडिएशंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, विच इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। एंड इस जो वेव की प्रोपागेशन होती है, मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उस दोनों में
दोनों ही क्या होंगे, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ओके, एंड थर्ड, द रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो रेडिएशंस होती हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, जो लाइट की वेलोसिटी होती है उतनी होती है, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And because of the above characteristic, the radiation are called electromagnetic radiation and electromagnetic waves. Okay, तो इन 3 करेक्टरिस्टिक के कारण जो रेडिएशंस हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेम भी देते हैं। एंड जो इसका थ्योरी का 4th पॉइंट है बच्चे, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। मतलब इन वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल है जैसे सन से जो रेज आ रही हैं वो स्पेस में से मतलब ट्रैवल करती है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम तो नहीं चाहिए। ओके, तो मतलब जो रेज होती हैं, इन रेज को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, एंड जो नॉन मटेरियल मीडियम में ही क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ओके, एंड इसके बाद बच्चे जैसे मैंने आपको बताया, जो रेज हमेशा क्या करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, इसीलिए उनकी एक मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे मेन करेक्टरिस्टिक है वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो वेव इस फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, ओके, एंड वेव की जो ऊपर वेव मतलब ये इसकी मेन लाइन होती है, मेन लाइन के ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रेस्ट का नेम देते हैं एंड नीचे वाले पॉइंट को हम ट्रफ का नेम देते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो नाल वाले साथ साथ वाले जो क्रेस्ट हैं या ट्रफ हैं, उनके बीच वाले डिस्टेंस को, जैसे ये एक क्रेस्ट है, सेकंड क्रेस्ट बन रहा है, इन दोनों के डिस्टेंस को या फिर इन दोनों ट्रफ्स के बीच वाले डिस्टेंस को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं, एंड वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो वेवलेंथ होती है उसके मतलब यूनिट्स, उसको एक्सप्रेस हम एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में। जैसे मेनली आपको मैंने बताया ये क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस ही होता है ना। ओके, तो इसीलिए इसके जो डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं मेनली वही यूनिट्स होते हैं, बट लैम्डा के वेवलेंथ के जो मेनली एसआई यूनिट्स के होते हैं बच्चे, एंगस्ट्रॉम। बट एंड 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर। एंड जो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻12 मीटर। ओके, एंड इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है किसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पॉइंट के बीच में से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं, ओके, कितनी वेव्स पास कर रही हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पॉइंट में 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, वो क्या होगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे, हर्ट्स। ओके, थर्ड वन क्या है बच्चे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मतलब वेलोसिटी में जैसे आपको मेनली पता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह की स्पीड कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम में। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी को हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे, ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, एंड जो सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड इन तीनों के मतलब अलावा और भी मतलब 2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो सेकंड नेक्स्ट क्या है बच्चे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, या तो कह लो क्रेस्ट की हाइट या फिर कह लो ट्रफ की डेप्थ। ओके, किसी क्रेस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, उस वेव का एम्पलीट्यूड। ओके, एंड उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं जो लेंथ वाले यूनिट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो वो क्या होगा उसका वेव नंबर। एंड वेव नंबर का किसके इक्वल होता है, 1/λ के, मतलब वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो दैट मीन्स अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका वेव नंबर क्या होगा, कम। वेवलेंथ का मतलब क्या है, देखो वेवलेंथ क्या होती है,
दो क्रेस्ट के बीच वाला डिफरेंस। ओके, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो वेव ज़्यादा स्पेस लेगी ना। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में कम वेव्स क्रॉस करेंगी। अगर ये डिस्टेंस कम है, सपोज ऐसे बिल्कुल पास पास है, दैट मीन्स उस 1 सेंटीमीटर में से ज़्यादा वेव्स क्रॉस करेंगी। ओके, तो वेवलेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमने 3 चीज़ों की बात की है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की। इन तीनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। एज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी क्या की थी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज द लेंथ ऑफ ईच वेव। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी वेव्स पर पास कर रही हैं एक पॉइंट में से 1 सेकंड में, एंड लैम्डा क्या होती है बच्चे, उस वेव की लेंथ होती है। ओके, सो हेंस देयर प्रोडक्ट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, सॉरी वेव। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की लेंथ, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट हमें क्या देगी, उस वेव की वेलोसिटी। दैट मीन्स किसी वेव की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की प्रोडक्ट की। ओके, एंड इसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब जो हमारे पास रेज होती हैं, अलग अलग होती हैं ना, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, विजिबल, इन सभी की जो वेवलेंथ होती है अलग अलग होती है। ओके, तो उन वेवलेंथ के मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका एक स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, गामा रेज की वेवलेंथ उससे ज़्यादा, एंड सबसे ज़्यादा किनकी वेवलेंथ होती है, रेडियो वेव्स की। ओके, सो व्हेन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। ओके, तो व्हेन हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये हमारे पास इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।